नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि केवीएस 2022-23 की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर्ड हो चुकी है। तो आप सभी के पास काफ़ी कम समय है और इतना भी कम नहीं है कि आप अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकें। देखिए, इस कम समय में हमें कुछ सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपके 20 नंबर में कंप्यूटर, रीजनिंग और जीएस जीके ये आना है। तो आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक उठाने हैं जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं और पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम लोग कंप्यूटर के टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज में पहला पार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि टीसीएस ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है, एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है और आईबीपीएस में भी। तो इन प्रश्नों को आप देखना मत भूलिएगा और आराम से करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कंप्यूटर पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो हमें बताना है। ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 11 और सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 7। यह जो सिस्टम होता है ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आप लोग इसका फुल नेम ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में काफ़ी फुल नेम आपको ध्यान रटने पड़ेंगे, कैसे भी करके आप उनको याद करिएगा। तो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें हैं बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 7 परतें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में 7 परतें होती हैं। अब ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल को हम ज़रा विस्तृत में देखते हैं। देखिए, ओएसआई मॉडल है या किसी नेटवर्क में दो उपयोगकर्ताओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंशियल मॉडल होता है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा कि इसमें 7 लेयर होती हैं, 7 परतें होती हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है, ये 7 परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह जो मॉडल है इसमें प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन एक लेयर से दूसरी लेयर में होता है। यह तीनों बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है। आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की फिर रिक्त स्थान है पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। 4 ऑप्शन है। अब बताना है वैक्यूम ट्यूब को पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था या दूसरी या तीसरी या चौथी पीढ़ी के द्वारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है ऑप्शन नंबर ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी। या जो वैक्यूम ट्यूब जो है यह पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप सभी को कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था या टाइम पीरियड था वह 1942 से लेकर 1955 तक, ध्यान रखिएगा 1942 से 1955 तक। इसमें क्या था, इसकी खासियत यह थी कि इसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, या तो प्रथम पीढ़ी का हो गया। अब कुल कितनी पीढ़ियां थी कंप्यूटर की वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर था वह कुछ इस प्रकार से था। वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से कुछ लगे हुए थे। इसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। देखते हैं, जो सेकेंड जनरेशन का था, द्वितीय पीढ़ी का या दूसरी पीढ़ी का, उसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 1956 से 1963 में। और इसमें जो युक्ति प्रयोग की गई थी वह थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो था उसका टाइम पीरियड था 1964 से 71 तक, मतलब कि 1964 से 71 तक। और इसमें आईसी युक्ति प्रयोग की गई थी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चौथा जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड है 1971 से वर्तमान तक बोल सकते हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया था। फिफ्थ जनरेशन जो है वह प्रेजेंट टाइम में है
और आगे भी इसकी संभावना है अभी कुछ टाइम तक। और इसमें इस बड़े पैमाने से भी और बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया है, या इस युक्ति का प्रयोग किया गया है, या इस युक्ति पर यह आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एमएस ऑफिस एक है, क्या है बताना है, खाली जगह है। एमएस ऑफिस के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं ना जानते हो तो बता दें कि एमएस ऑफिस का सबसे पहले आपको फुल नेम जानना है। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, क्या है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो एमएस ऑफिस है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यदि हम बात करें कि इसका आविष्कार कब हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका आविष्कार 1988 में किया गया था। दोस्तों या इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है वो आप देखते होंगे ऑफिस में ही होता है। ऑफिस जैसे कि स्कूल के ऑफिस, विद्यालय के ऑफिस आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ। ऑफिस वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ संस्करण थे, लोकप्रिय संस्करण थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 आया था, एक एमएस ऑफिस 2000 आया था, 2003 आया था, और लेटेस्ट जो था एमएस ऑफिस एक्सपी, ठीक है, यह इसके संस्करण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। यह प्रश्न काफ़ी इजी है और यह कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। हम लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं, हम लोगों से जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से हम कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। तो हम लोगों को आसान क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है और टफ क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है। तो बताइए कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन बेकर्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, या डगलस एजलबर्ट ने, या साइमन कॉल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डगलस एजलबर्ट। दोस्तों आप सभी को कहीं कहीं एजलबर्ट में एंजलबर्ट भी इंग्लिश में AN लिख के यहाँ पर लगा मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा एजलबर्ट या एंजलबर्ट, ठीक है। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन थे, डगलस एजलबर्ट। आप सभी को बता दें डगलस एजलबर्ट ने सन 1963 में, कब, सन 1963 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। लेकिन इस माउस का पहली बार यूज कब हुआ था, तो वह हुआ था 1973 में, ठीक है। 1973 में इसका पहली बार यूज हुआ था और 1963 में इसको मतलब इसका आविष्कार हुआ था एजलबर्ट के द्वारा। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों आप सभी के लिए आज का एक प्रश्न है, वह है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का सही उत्तर बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए माउस का आप सभी जानते होंगे, माउस से परिचित होंगे। हम लोग आम दिनचर्या में अब तो कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप वगैरह का यूज़ करते हैं, तो माउस इस प्रकार से कुछ रहता है। चलिए अगला प्रश्न है MS एक्सेल में पूरी रॉ का चयन, मतलब रॉ मतलब पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो हमको बताना है। आप सभी को बता दें कंप्यूटर की कुछ शॉर्ट की होती हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5 से 10 मिनट का एक वीडियो आप लोगों के लिए हम ले आएंगे, जिसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें शॉर्ट कीज़ वगैरह आपके महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पर समाहित कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी की देख लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिफ्ट प्लस स्पेस का हम प्रयोग करते हैं MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए, ठीक है। पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें क्षेत्रफल के मामले में एरिया वाइज सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। मैन है या वैन है या इंटरनेट है या इंट्रानेट है। ध्यान से पढ़िए आप लोग और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। आप वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ इंट्रानेट लिखा है या भी देख लीजिएगा और इंटरनेट लिखा है या भी स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा।
इंटरनेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में जो दिया हुआ है मैन और वैन, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैन से, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि ये जो लोकल एरिया होता है, जैसे कि आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप सिटी के किसी एक मोहल्ले में रहते हैं, मान के चलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो वहाँ का जो एरिया नेटवर्क होगा उसे लोकल एरिया नेटवर्क हम बोलेंगे। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह इससे थोड़ा सा प्लस रहता है, मतलब बड़े क्षेत्र के लिए रहता है। और सबसे बड़े क्षेत्र के लिए रहता है वैन, WAN, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनके फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, फुल नेम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट को 3 बार क्लिक करने से क्या होता है, बताना है हमें। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को एक बार फिर से। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको 3 बार क्लिक करने से क्या होगा, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करने के लिए हम उस टेक्स्ट को 3 बार क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कैश मेमोरी क्या होती है, बताइएगा। रैम होती है, रोम होती है, या ई रोम होती है, या ई प्रोम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रैम, RAM, ठीक है। यह कैश मेमोरी रैम होती है। मतलब कि कैश मेमोरी क्या होती है पूछा था, तो रैम कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, आपको सीधे शब्दों में बता दें कि कैश मेमोरी का प्रयोग जो यूज होता है इसका, यह होता है डाटा प्रोसेस की गति को, मतलब कि डाटा प्रोसेस की स्पीड को तेज़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी एक प्रकार की क्या होती है, रैम होती है, RAM। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, बार बार यूज जो होने वाला डाटा होता है वह संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब रैम और रोम का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बीच बीच में हम कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैसे रैम का है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को या फुल फॉर्म आ रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वह एक बार देख लें, और जिनको आ रहा है वो रिवीजन कर लें। रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सब लोग एप्पल का फ़ोन, सेलफोन यूज़ करते होंगे, एप्पल का लैपटॉप वगैरह यूज़ करते होंगे, कंप्यूटर यूज़ करते होंगे। तो आप बताइए कि एप्पल का सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल 1, या सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एप्पल कंप्यूटर की। तो ये जो एप्पल कंप्यूटर था वह 1 अप्रैल 1976 को, मतलब 1967 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, एप्पल का जो पहला कंप्यूटर था एप्पल 1, वह कब लॉन्च किया गया था, 1976 को। कहाँ से, कैलिफोर्निया USA से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो गटर शब्द है यह बताना है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। रफ काम के लिए बाई ओर छोड़ दिया गया स्थान, या 2 भरे हुए पृष्ठ के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ, या 2 पैराग्राफ के बीच का स्थान, या सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान क्या है, या गटर होता है, ठीक है, जो एक साइड में होता है कॉर्नर पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपके लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा। आपका इन प्रश्नों के साथ होकर गुजरना आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा।
आपका इन प्रश्नों को हल करना कोई भी नुकसानदायक नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, या एडा लवलेस को, या टिम बर्नर्स ली को, या स्टीव वाजनिएक को? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस को जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता हैं या आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हैं वह कौन है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा चार्ल्स बेबेज का नाम। तो ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हीं की स्टूडेंट थी एडा लवलेस। ठीक है, इन्हीं की स्टूडेंट थी एडा, ये लवलेस थी चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट। दोस्तों, इन्होंने, एडा लवलेस ने जो भी प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसका नाम रखा था अपने नाम से रखा था एडा। ध्यान रखिएगा, एडा नाम इन्होंने रखा था जो भी इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम बताना है। ठीक है, मेमोरी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी प्रश्न में जैसा कि बताया था कि उच्च गति की मेमोरी है कैश मेमोरी, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को बता दें, इस मेमोरी को और भी एक नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं CPU मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? देखिए, ये जो गीगाबाइट, पेटाबाइट या इस टाइप के जो किलोबाइट, बाइट वाले प्रश्न हैं, इन सबको भी, इनके जो आंकड़े हैं इनको आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्स को। इस पर एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बन सकती है। तो बताना है कि कितने गीगाबाइट में 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताना है सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1024 × 1024। ठीक है, या जो है गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। इसको 10⁶ के रूप में लगभग मतलब अप्रॉक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब इन बाइट्स को हम देख लेते हैं। जो ये कंप्यूटर की मापन प्रणाली है, देखिए, इसमें जो पहला है, 4 बिट्स में एक निबल होता है। ध्यान रखिएगा, आपका प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 बिट्स होते हैं एक निबल में, या 4 बिट्स में एक निबल होता है। इसी प्रकार से 8 बिट्स में एक बाइट होता है। अब यहाँ से आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। 8 बिट्स में एक बाइट होता है। इसी प्रकार से 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट मतलब कि आप लोग प्रतिदिन पर डे अपनी डेली लाइफ में आप नेट यूज़ करते होंगे, डाटा प्लान करवाते होंगे, उसमें KB MB वगैरह चलता रहता होगा। तो उसी से संबंधित यह भी है कि 1024 बाइट्स में 1 KB होता है, 1 KB। ठीक है, KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। इसी प्रकार से 1024 KB में 1 मेगाबाइट होता है, मतलब कि 1 MB होता है। 1024 KB जब आप यूज़ कर लेते हैं तब वह 1 MB के बराबर होता है, यही इसमें कहा गया है। इसी प्रकार से जब 1024 MB या 1 GB के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग डेटा प्लान कराते होंगे, तो 1 GB पर डे या 1.5 GB पर डे ऐसे रहता है, या 2 GB पर डे रहता है। तो उसी GB मतलब गीगाबाइट का मतलब होता है कि 1024 MB मतलब कि मेगाबाइट। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप हमारे इस चैनल देह ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मत कीजिएगा, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आए तब सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, MMU का विस्तार बताना है, मतलब कि MMU का फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। MMU का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, MMU का मतलब हो जाएगा पहले M से मेमोरी, दूसरे M से मैनेजमेंट और U से यूनिट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विंडोज़ XP में XP का क्या मतलब होता है? विंडोज़ XP में XP का
क्या मतलब होएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकता है केवल एक समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए कि प्रश्न पूछ रहा है कि एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक कंप्यूटर पर काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर देने से पहले आपको बता दें, और हम पिछले प्रश्न में बता भी चुके हैं, आप देख लीजिएगा कि आईसी चिप, मतलब कि ये जो आईसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड चिप। तो बताना है कि ये जो आईसी चिप है किस से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन से बना होता है आईसी चिप। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न कई बार आपने पढ़ा भी होगा और कई परीक्षाओं में जब पूछा गया है तो आपने, जाहिर सी बात, आपने पढ़ा होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इस प्रश्न को हल्के में नहीं ले सकते हैं, पढ़ना तो ज़रूरी ही है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अगला प्रश्न है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए और याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फॉक्स प्रो एक है, खाली जगह है, बताना है कि फॉक्स प्रो क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है RDMBS, बी ऑप्शन दिया गया है DBMS, सी ऑप्शन है भाषा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉक्स प्रो है यह एक प्रकार की भाषा है। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉक्स प्रो क्या है, एक प्रकार की भाषा है, कंप्यूटर भाषा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता था। तो दोस्तों, जैसा कि यह रिपीट हो गया है प्रश्न दूसरी बार, इस प्रश्न को हम एक बार कर चुके हैं, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी की डिवाइस थी, इसी का प्रयोग जो है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी मतलब डिवाइस का प्रयोग किया गया था। देखिए, आपको पिछली स्लाइड में, पिछले प्रश्न में हमने, मतलब इससे पहले शायद पहले से दूसरे या तीसरे प्रश्न में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये पहली पीढ़ी का था डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, स्विचिंग डिवाइस से बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। और हमने बात भी करी थी कि जो पहली जनरेशन थी या प्रथम पीढ़ी थी वह कब से कब तक, तो 1940 से 1956 तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी जनरेशन के बारे में बात कर ली है। आप अब अगर जो आगे बढ़ा के वीडियो देख रहे हैं तो पीछे आप एक रिदम से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। अब आपको बताना है कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग हुआ था उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। सी भाषा, कोबाल भाषा, जावा भाषा या पास्कल भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल। ठीक है, कोबाल भाषा तृतीय जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कोबाल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। हमें ईयर बताना है कि विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वह किस वर्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1976, मतलब कि 1976 में विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1976 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आईसी चिप का विकास किसने किया है। देखिए, आईसी चिप फिर से आ गई। आईसी चिप का
फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड चिप। तो बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था या विकास किसने किया था आईसी चिप का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन सीवी रमन, बी ऑप्शन रॉबर्ट नायक, सी ऑप्शन जेएस किल्बी और डी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जेएस किल्बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आईसी चिप का विकास इन्होंने ही किया था, जेएस किल्बी ने। कभी कभी ऑप्शन में इनके साथ एक नाम और दे दिया जाता है, रॉबर्ट नायस, तो आप रॉबर्ट नायस का भी नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट नायस जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने आईसी चिप का विकास किया था, लेकिन इसमें मेन रूप से जो भूमिका थी वह थी जेएस किल्बी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जो इमेज होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी सबसे छोटी इकाई बताना है कि क्या होता है? यूनिट होता है, पिक्सल होता है, एरे होता है या क्लिप होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पिक्सल एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, पिक्सल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? बताना है मदरबोर्ड होता है या फादर बोर्ड होता है या मैच बोर्ड या हार्ड ड्राइव होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मशीन के कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? जो कैरी किया जाता है मशीन के कमांड को उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एग्जीक्यूटिंग, बी ऑप्शन है शेड्यूलिंग, सी ऑप्शन है प्रोसेसिंग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूटिंग जो है किसी मशीन को कमांड को कैरी करने की विधि को एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है LICAAO में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शन है। बारकोड रीडर होगा या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होगा या डिजिटलाइजर होगा या गेम पैड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजिटाइजर। ऑप्शन डिजिटाइजर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। किसको? एनालॉग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है डिजिटाइजर। ध्यान रखिएगा, डिजिटल रूप में डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटल सही बना है, डिजिटाइजर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है USB का प्रयोग किस लिए होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो USB है इसका फुल फॉर्म क्या होता है या फुल नेम क्या होता है। तो सामने लिखा हुआ है, U से मतलब यूनिवर्सल, S से मतलब सीरियल, B से मतलब बस। यह कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, कई बार पूछा गया है USB का फुल फॉर्म। अब आइए प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि USB का प्रयोग किस लिए होता है? या तो फुल फॉर्म हुआ, अब इसका प्रयोग भी देख लीजिए। ए ऑप्शन देखना है स्टोरेज डिवाइस, बी ऑप्शन प्रोसेसर, सी ऑप्शन पोर्ट टाइप और डी ऑप्शन है सीरियल बस स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर सी में जो पोर्ट टाइप दिया गया है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो USB होता है इसका प्रयोग पोर्ट टाइप में होता है। ठीक है, पोर्ट टाइप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? मतलब कि आप कंप्यूटर को बंद भी ना करें और जो उसमें डिवाइस हैं डिवाइस को हटा दें या विस्थापित कर दें, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हॉट शॉपिंग बोला जाता है, प्लग एंड प्ले बोला जाता है या फिर बे स्वैप बोला जाता है या फिर USB स्वैपिंग बोला जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, प्लग एंड प्ले। किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाने को कहते हैं या विस्थापित करने को क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने थे। तो जो टॉप
टॉप 100 प्रश्नों का भंडारा लेके आए हैं, उसमें यह फर्स्ट पार्ट है। अब इसी प्रकार से 2 पार्ट और आएंगे जिसमें आपके टॉप 100 प्रश्न कंप्लीट करा दिए जाएंगे। 5 नंबर का कंप्यूटर आपका पूछा जाना है। आपको हम बता दें कि इन 100 प्रश्नों को करने के बाद आप कम से कम आप 4 नंबर श्योर हैं, बिल्कुल 4 नंबर ले ही आएंगे। 1 नंबर अपवाद हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप ये जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।